किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सभी जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में। जी हाँ, अगर हम कहें कि कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे भी मजबूती मिलेगी। और इसी कृषि के क्षेत्र से जुड़ते हैं हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई बहन। साथ ही साथ आपको बता दें कि युवा भी हमारे देश का जो भविष्य माने जाते हैं वो भी अब इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में भी लगे हुए हैं। तो कृषि के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका क्या है, किस तरह से हमारे जो युवा हैं अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज का जो विषय है वो रहेगा कृषि के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका। और इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो विशेष मेहमान हैं वो मौजूद हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिला शेखावत जी उपस्थित हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IIRI पूसा नई दिल्ली में। साथ ही साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय जी भी उपस्थित हैं, जो वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा IIRI में। साथ ही साथ हमारे साथ एक छात्रा उपस्थित हैं। जी हाँ, मिस दीक्षा शर्मा, जो एक शोध की छात्रा है, ये भी सस्य विज्ञान संभाग में शोध कर रही हैं और IIRI पूसा से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुई हैं चर्चा करने के लिए। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें, हम विचार विमर्श करें उससे पहले दिखा देते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। कृषि आज सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि संभावनाओं का क्षेत्र बन चुकी है। बदलते दौर में जब तकनीक हर क्षेत्र को नया रूप दे रही है, तब कृषि में युवाओं की भागीदारी देश की खेती को नई दिशा दे रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 60% से अधिक आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया, एग्री स्टार्टअप, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को खेती से जोड़ने में मदद कर रहे हैं। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पलायन पर भी रोक लगी है। खेती में युवा महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वे मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में नई मिसाल कायम कर रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि युवा शक्ति खेती से जुड़ेगी तो देश की कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होंगी। कृषि में युवाओं की भागीदारी ही आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। तो अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट देखी। जी हाँ, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, यानी कि विचार विमर्श कर लेते हैं कि कृषि में जो हमारे युवा हैं उनकी भूमिका किस तरह की है और आगे हम इसमें किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं। तो डॉक्टर कपिला, आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। हम सभी जानते हैं कि किसान भाई बहन कड़ी मेहनत करते हैं, तभी जाकर के अन्न उपजता है। कृषि क्षेत्र में जो मजबूती आती है, युवाओं की बात करें, पहले नहीं था लेकिन अब ज्यादा रुझान बढ़ने लगा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अतिथि जी, आपने शुरू में ही बताया कि सबसे पहली बात तो ये है कि कृषि और ग्रामीण विकास के बिना आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। और अगर परंपरागत खेती की बात करें, उसमें जो भी समस्याएं थी, चाहे आप कहें कि लागत ज़्यादा है, आजकल जो है उत्पादन का एक सीमित हो गया, और कम से कम हम आजकल रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, यानी आपने जितना दिया उतना आपको मिल रहा है या नहीं, अगर इन तीनों ही संदर्भ में बात करें तो तीन महत्वपूर्ण बातें आती हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। उसमें सबसे पहले कृषि नवाचार, दूसरा कृषि उद्यमता और तीसरा तकनीक। और अगर आपको इन तीनों को ही
सुव्यवस्थित ढंग से इसके माध्यम से कृषि का विकास करना है तो युवाओं की इसमें विशेष भूमिका है। जो भी समस्याएं रही जिसके लिए बीच में अगर अपन कहें तो कि किसानों का या खास तौर पर युवाओं का रुझान कृषि से दूर हुआ, उन सब में ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके बिना अब आगे कृषि का विकास संभव नहीं है। तो एक तो इनका पलायन रुके, जो अधिक से अधिक ये लोग अपने उसमें आत्मनिर्भर बने, और हम कहते हैं ना कि जो ग्रामीण युवा है वो ग्रामीण अवस्था उसी परिवेश में ही कुछ ऐसे विकल्पों का सृजन करे कृषि के माध्यम से, कृषि आधारित उद्योगों के द्वारा, जिससे अधिक से अधिक युवा उसकी ओर आकर्षित रहे। इसके लिए किसानों का रुझान बढ़ा है, युवाओं का रुझान कृषि की ओर बढ़ा है। आपने बताया कृषि शिक्षा की एक छात्रा हमारे साथ जुड़ी है, तो अब इतनी सारी हमारे यहाँ पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी संभावनाएं युवाओं को देती है कि किस प्रकार जो परंपरागत खेती से एक विकसित खेती की ओर हम बढ़े इन सभी साधनों से। तो इसके लिए युवाओं का इसमें खास योगदान होगा। बिल्कुल खास योगदान होगा ताकि कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। नवाचार की ज़रूरत है, कृषि उद्यमिता के जरिए हमारे जो युवा हैं इसे जुड़ सकते हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन लाने में अहम भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर प्रवीण, आपसे जानना चाहूँगी कि चुनौतियाँ क्या आती हैं जब हम युवाओं को कृषि के क्षेत्र से जोड़ने की बात करते हैं? जी, बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। तो इसको मैं शुरुआत अपने आप से करता हूँ। जब 2006 में मैं विषय का चयन कर रहा था तो मेरे मन में यही विषय था कि मैं मैथमेटिक्स से आगे अपना करियर करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन किसी के माध्यम से हमें पता चला कि कृषि भी एक तरीके की पढ़ाई है जिसको पढ़ के और इसमें रोज़गार का अर्जन किया जा सकता है। तो फिर उस दिन से 2006 में जब मैं एडमिशन लिया तो मैं इंटरमीडिएट जो किया वो कृषि से किया। तो वहाँ आने के बाद जब एक बार एडमिशन हुआ तब हमें पता चला कि कृषि में हम जैसे युवाओं को खास करके, क्योंकि कृषि आज की कृषि और पहले की कृषि में काफ़ी अंतर हो गया है। आज की कृषि आधुनिक है, तो आधुनिक कृषि के लिए हमें आधुनिक युग के युवाओं की ज़रूरत है जो आज की स्थिति को समझकर और कृषि को और बेहतर कर सके। तो युवाओं से अपील है कि आप इस विषय को आप अपने करियर के रूप में चयन कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके, क्योंकि कृषि में वैसे युवाओं की हमें ज़रूरत है जो कृषि की, जैसे कि मैडम ने बताया कि जो संसाधन की उपयोग दक्षता जो है दिन पर दिन हमारी घटती जा रही है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो पहले की कृषि और आज की कृषि में ये अंतर है कि आज की कृषि मोबाइल या एक तरीके से कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आधारित हो गई है जी। कि आपने कृषि में टेक्नोलॉजी को समन्वय करके और आप कृषि की जो उपयोगिता है उसको भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ जो भी संसाधन की उपयोग दक्षता है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें, चाहे आप भले पढ़ाई ना किए हों। आजकल के बहुत से ऐसे युवा हैं जो IIT में हैं, लेकिन वो अपना जो करियर है बहुत अच्छी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनियों को छोड़ करके वो कृषि से आधारित अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में या जैविक खेती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साथ ही आपके मछली पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डेयरी फार्म में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से युवाओं को कृषि से जुड़ना है और मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा कृषि के जो उद्यम है उससे जुड़े। बिल्कुल, तो कृषि के क्षेत्र से ज़्यादा युवा जुड़े, यही अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है हमारे युवाओं से, क्योंकि संभावनाएं इस क्षेत्र में अपार है। लेकिन बात वही आ जाती है, जैसे डॉक्टर प्रवीण ने कहा कि जब उन्होंने चयन करने की बात कही तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि कृषि के क्षेत्र में भी पढ़ाई होती है। लेकिन देखिए आज वो इस मंच पर उपस्थित हैं जो लोगों को यहाँ से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में दीक्षा जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आप खुद कृषि के क्षेत्र की एक छात्रा है, तो आपने इस क्षेत्र में आने के बारे में किस तरह से सोचा?
जी, मैं हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा बचपन शुरू से ही किसानों के साथ रहा, क्योंकि हम खुद किसान हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हिमाचल में ऐसा है कि वहाँ की इकॉनमी बहुत हद तक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर पे निर्भर करती थी। और बहुत सारे रीज़न रहे जिसकी वजह से मैंने इसको चुना। पहले तो एक तो मेरे खुद के पिताजी वो इसमें मुझे बोलते थे, क्योंकि मेरे खुद के नाना जी इसमें थे, और साथ में मेरा घर जो है वो चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के बहुत करीब था। तो वहाँ पे हम लोग जो भी वैरायटीज़ वगैरह लेने जाते थे तो वहाँ पे जाते थे और देखते थे कि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हो रही है। वहाँ पे भी एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट बनना मेरा शुरू से ही था, बट वहाँ पे जाके मैंने देखा कि इस लाइन में भी साइंटिस्ट बनते हैं, कृषि में जाके भी साइंटिस्ट बनते हैं। तो इस प्रकार से मेरी रुचि उस तरफ गई थी। बिल्कुल, तो देखिए वो खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा था जो उनकी रुचि बढ़ी। ऐसे में हमारे कई युवा ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो पलायन कर देते हैं शहरी क्षेत्रों की ओर कि हमें ज़्यादा कमाई करनी है और हम शहरों का रुख करेंगे। ऐसे में डॉक्टर कपिला, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे युवाओं को गाँव में ही रहकर ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, बल्कि शहरों के बदले। देखिए अदिति जी, इसमें दो बातें हैं। पहले तो हम ये इस पर चर्चा करें कि युवाओं का किसानी के प्रति या खेती किसानी के प्रति रुझान ज़्यादा क्यों नहीं रहा जी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम बात करते हैं डिग्निटी या प्रेस्टीज की जी। अगर आप आज के युवा से ये कहें कि आप धान के खेत, भरे हुए पानी के खेत में जाकर अगर आपको इस तरह से खाद छिटकनी है तो कहीं ना कहीं उसको एक हेजिटेशन होगा। लेकिन अगर हम उससे कहें कि तुम ड्रोन से आप इसके अंदर आप लिक्विड यूरिया को या लिक्विड फर्टिलाइजर को छिड़कना है जहाँ मैकेनाइजेशन की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं एक जो ल्यूक्रेटिव या हम जिसको बोले कि जो अट्रैक्टिव फील्ड्स है ना, वो खेती में शुरुआत में नहीं रहे। अब हमें इनकी ज़रूरत क्यों है? अब अगर अपन बात करें कि तकनीक आधारित हमें कृषि करनी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो आधुनिक तकनीकें आ रही हैं, इससे युवाओं का जो रुझान है वो खेती की धीरे धीरे बढ़ रहा है। रुझान तो बढ़ ही रहा है। हमें युवाओं की ज़रूरत है कि युवाओं को ये भी समझना चाहिए कि उन्हें इस फ्रंट में आके उनको कंट्रीब्यूट करना है। आप शुरुआत में ये बात करिए, सबसे महत्वपूर्ण होती है कि बुआई का समय। बुआई के समय के लिए आपको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी होनी चाहिए। आजकल कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी इस फसल की सही बुआई का समय क्या है, बारिश कब आने वाली है, मॉनसून आगे है या पीछे है। तो वेदर फोरकास्टिंग का कृषि के साथ में एक बहुत क्लोज कनेक्शन है। वो आपका तभी हो पाएगा जब आप एक डिजिटली लिटरेट या जिसको इस तरह की नॉलेज हो वो दे सके। पहली बात तो ये। डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि आईआईटी के सेक्टर्स में आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 85% स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर बेस्ड है। आईआईटी वाले बच्चे ये इस बात पर शोध कर रहे हैं कि मान लीजिए नील गाय से अपनी फसलों को कैसे बचाया जाए। खेती में बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, खेती में आपका उत्पादन कम हो और फिर किसानों और युवाओं को ये लगता है कि इतनी मेहनत करके या जितनी तरह की मेहनत या जितना पैसा उसमें है उससे ज़्यादा, उससे कम मेहनत में मैं शहर में कोई और नौकरी, मान लीजिए बहुत छोटी नौकरी की बात करें कि सिक्योरिटी का कोई काम करने, उसके लिए भी किसान बीच में, अगर आप पिछले 2-3 डिकेड्स पहले की बात करें तो उसके लिए भी युवा तैयार थे। लेकिन अभी उनको ये समझना होगा कि मैकेनाइजेशन के कारण या यांत्रिकरण के कारण कृषि में भी एक तो प्रेस्टीज और डिग्निटी आ गई है, ट्रैक्टर बेस्ड है। दूसरा, उनको अगर अपने आगे का स्कोप देखना है तो हम एक कस्टम हायरिंग सेंटर्स की आजकल बात करते हैं, जिसके अंदर आप, क्योंकि जोत छोटी होती जा रही है, हर किसान अपना ट्रैक्टर, अपने मशीन संभव नहीं है। अगर अपन मृदा की जांच की भी बात करें, पूसा STFR है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे किट्स हैं जो आपको करते हैं। उसके अलावा वैल्यू एडिशन, तो ये हर एक इंडिविजुअल किसान की परंपरागत किसानी से नहीं संभव है। तो कहीं ना कहीं एक इस तरह के एक युवाओं को आकर युवाओं को यहाँ पर आगे आना ही होगा। और जैसे खेती किसानी में बदलाव हो रहा है, अगर उसमें युवा जुड़ जाएंगे तो देखिएगा कि कितना ज्यादा सकारात्मक बदलाव हम यहाँ पर देख पाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर कपिला ने यहाँ पर जिक्र किया कि खेती किसानी केवल आपको खेत में जाकर काम करना ही नहीं है, बल्कि कस्टम हायरिंग सेंटर है, FPO बनाए जा रहे हैं, हमारी जो लैबोरेटरीज है उनमें भी युवाओं की जरूरत होती है, ड्रोन उड़ाने के लिए युवाओं की जरूरत होती है। और कौन कौन सी संभावनाएं यहाँ पर हैं जिससे हम युवाओं को यहाँ जागरूक कर सके कि आपको सिर्फ खेत में काम नहीं करना है, कृषि के क्षेत्र में आके आप बहुत सारे जो रोल हैं उन्हें अपना सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो इसमें मैं 2 तरीके की संभावनाओं की बात करूंगा जी। एक उनके लिए जो कृषि को अपना एक विषय चुनते हैं,
या चुनना चाहते हैं। जी। एक दूसरा वो ग्रुप है जो कृषि विषय को आप एज ए विषय नहीं चुन रहे हैं, बल्कि उसमें आप रोजगार करना चाहते हैं। तो पहला जो ग्रुप है जिसमें कि कृषि को आप विषय, खास करके युवा जो आगे अपनी कृषि में ही पूरी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले तो संभावना ये है कि आप इंटरमीडिएट करने के बाद आप अपना जो विषय है वो बीएससी एग्रीकल्चर आप चयन कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी फोर्स में जाके या किसी के कहने पे आप विषय चुनते हैं, आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें संभावनाएं अपार हैं। तो आप इसको प्राथमिक जो विषय है उसके रूप में चयन करिए। और आप एक बार ग्रेजुएट हो गए, बीएससी एग्रीकल्चर आपने कर लिया, इसके बाद बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं, या सरकारी नौकरियां हैं जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे बहुत से स्टेट में एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब होती है, आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ बैंक में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की एक अलग से वैकेंसी निकलती है, जिसमें केवल एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट होते हैं वही जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने मास्टर कर लिया तो मास्टर में भी आपको 26 से ज़्यादा विषय हैं जिसमें आप मास्टर कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं सस्य विज्ञान में कर रहे हैं, किए हैं, सॉयल साइंस है या मृदा विज्ञान कह सकते हैं, कीट विज्ञान है, पैथोलॉजी है, तो इसमें आप मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और आप अपना करियर एज ए साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या असिस्टेंट प्रोफेसर या कृषि विज्ञान केंद्र है, 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें स्पेशलिस्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ कृषि जब पढ़ाई जाती है तो ये भी बताई जाती है कि कृषि में आप केवल नौकरी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको केवल जाकर के किसी संस्था से जुड़ना नहीं है, साथ ही साथ आप रोजगार कर सकते हैं। तो रोजगार के अवसर दोनों के लिए है, जो कृषि से शिक्षा किया है उसके लिए और जो नहीं किया है उसके लिए भी। क्योंकि आज हमारे देश में भारत सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हुई हैं, बहुत से ऐसे स्टार्टअप चलाए हुए हैं जिसके माध्यम से कोई भी जो युवा है वो जुड़ सकता है, जुड़ के और कृषि में योगदान दे सकता है, चाहे वो कृषि करके दे या कृषि के स्टार्टअप के जरिए लोगों को जोड़ के, जैसे कि मैडम ने बताया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके आप किस तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं और उसकी मार्केटिंग या विपणन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए संभावनाएं बहुत सारी हैं, बस अब आपको चयन करना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है और देखिएगा कि कृषि का क्षेत्र आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। दीक्षा जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। दीक्षा जी, आपने बताया कि शुरुआत से ही आपका सपना था कि आप एक साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, फिर आपने कृषि के क्षेत्र को चुना, तो अब तक का आपका सफर कैसा रहा है कृषि शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें, और अभी आप पीएचडी कर रही हैं, तो किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से? बचपन से, मतलब जब भी यूजी जब से की है तब से, पहले एससीयू में पढ़ते थे तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे से गाइड करते थे। तो हमारा ऐसा जगह थी जहाँ पे हमें पता नहीं होता था कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि यही दिक्कत थी, हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाती थी जिस जगह पे हम रहते थे। फिर एक दो लोग आगे गए, उन्होंने हमें बताया, सीनियर्स गए, उन्होंने बताया कि जेआरएफ नाम की चीज़ होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, एक उसका टेस्ट होता है, उसको दीजिए, उससे आप आगे जाएंगे, उससे आप मास्टर्स कर सकते हैं। फिर वो दिया, उसके बाद इतना अच्छा नहीं आया स्कोर, उसके बाद फिर हम लोग राजस्थान के लिए में राजस्थान में जाके पढ़ाई की। फिर उसके बाद वहाँ पे जाके एसआरएफ के बारे में पता चला कि उस टाइम पे जब मैं अपना जेआरएफ कर रही थी, मतलब जब अपना मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तब हमें ऐसा था कि हमें पीएचडी चाहिए थी अगर हम लोगों को वैज्ञानिक बनना होता था जी। तो उसके लिए मैंने फिर पीएचडी की तरफ रुख मोड़ा और यहाँ के लिए उसके बारे में आगे जाना, तो वो भी वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत मदद की, क्योंकि हमारे देश में जितने भी एसएयूज़ हैं, जितने भी साइंटिस्ट प्रोफेसर जितने भी हैं, बच्चों युवा आएगा उनकी मदद वो करेंगे ही करेंगे, बस वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। तो जब एसआरएफ किया तो एसआरएफ के लिए भी प्रेपरेशंस के लिए टीचर्स ने बहुत मदद की। अब मैं भारत के सबसे नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, तो जो यहाँ पे गाइडेंस है वो बाकी जगह में थोड़ा कम
कमी है, क्योंकि जो नंबर 1 चीज़ है वहाँ पे सब कुछ नई चीज़ तकनीकों के बारे में बताया जाता है, सब कुछ, और आप इससे आगे क्या कर सकते हैं, कौन से एंटरप्राइज अच्छे हैं, कौन सी तकनीक को अपना के आमदनी ज़्यादा कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान मिला। तो शुरू से ही लेकर अब तक जहाँ भी मैंने पढ़ाई की है वहाँ ही जो वैज्ञानिक है उनका सहयोग पूरा मिला है। बिल्कुल। तो देखिए, देश के युवा अगर आप भी इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो जिस तरह से दीक्षा जी का सफर रहा है कि हर कदम पे उन्हें सहयोग मिलता रहा है, आपको भी निश्चित तौर पर मिलेगा। बस आपको शुरुआत करने की जरूरत है। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है कृषि में युवाओं की भूमिका के बारे में। जी हाँ, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्यों हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें कृषि के क्षेत्र में रहना चाहिए, क्योंकि अपार संभावनाएं हैं। जैसे हमारे तीनों ही जो मेहमान हैं हमें बता रहे हैं कि किस तरह से युवा जो है अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर मैं डॉक्टर प्रवीण का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगी, आजकल के जो युवा है, जैसे आपने जिक्र किया IITians का, कि वो भी कृषि के क्षेत्र में ही स्टार्टअप्स को लेकर आ रहे हैं, तो कृषि उद्यमिता किस तरह से कृषि के क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन ला सकती है, इस पर क्या कहेंगे? जी, इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। जैसे सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया देश को कि देश की जो कृषि है उसके इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, आय को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस आय को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिक, किसान तो है ही हैं, लेकिन युवाओं का इसमें खासा योगदान रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए कि आज जैसे मैडम ने बात किया कि मृदा की उर्वरा शक्ति जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जी। तो प्रधानमंत्री जी ने भी अभी लेटेस्ट एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अब जिन संसाधनों का उपयोग जितना करना चाहिए उससे यदि ज़्यादा कर देते हैं तो उससे मृदा का भी दोहन होता है जी। तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? तो मृदा के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान ने एक STFR मीटर डेवलप किया है, सॉइल टेस्ट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर। इसका मुख्य कार्य है कि जो मृदा में जो न्यूट्रिएंट हैं
उनकी जो कंपोजिशन है वो बताएगा, खास करके नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, उसका पीएच कैसा है, ईसी कैसा है। तो इसके बेसिस पे युवा यदि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो इस तरीके की तकनीक को गाँव में ले जा करके और लोगों के बीच में लोगों को जागरूक करके कि इस मृदा के जांच करने से आपकी किन किन बातों को आप और अधिक तरीके से ठीक से कर सकते हैं। खास करके मान लीजिए कि किसी के मृदा में नत्रजन की कमी है और वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र का जो रिकमेंडेशन है वो बहुत कम है, तो मृदा में नत्रजन की मात्रा भी कम है और फर्टिलाइज़र का जो उर्वरक का रिकमेंडेशन है वो भी कम है। तो इन दोनों की यदि मान लीजिए कि आपको जानकारी हो जाए कि मृदा में नत्रजन यदि कम है तो जो रिकमेंडेड रेट है, जो उर्वरक की जो क्षमता है देने की खेतों में, वो कम से कम 25% बढ़ाकर हम देते हैं। तो यदि कोई युवा जो खास करके कहीं से प्रशिक्षण लिया हो और इस बात को जानता हो तो अपने पूरे क्षेत्र में इस बात को बता सकता है और उसके लिए वो चाहे तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण ले सकता है। लेने के बाद एक तरीके से एक स्टार्टअप के तौर पे वहाँ पे लोगों को, किसानों को अपना एक तरीके से स्वास्थ्य कार्ड दे सकता है। दूसरा, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे खास करके गवर्नमेंट ने 2 योजनाएं चलाई हैं खास करके। एक है परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इन योजनाओं का मुख्य रूप से यही कार्य है कि किसानों को कैसे प्रोत्साहित करें ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती करने के लिए, क्योंकि आजकल आप जानती हैं चाहे शहर हो या कहीं पर भी हो, फर्टिलाइज़र का इतना यूज हो रहा है, इतना प्रयोग हो रहा है कि जो खाना जो हमें मिल रहा है वो उतना संतुलित नहीं होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इन योजनाओं को चलाया है और इससे युवा जुड़ सकते हैं। जुड़ने का बहुत सिंपल तरीका है, आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, किसानों को ग्रुप में जोड़िए। जोड़ने के बाद जो आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और जिसके लिए इन 2 योजनाओं के माध्यम से सरकार आपको प्रोत्साहन के रूप में कुछ पैसे भी दे रही है, तो इससे जुड़ कर के आप अपने खेती को सर्टिफाई कर लीजिए कि नहीं, हमने जो खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, वो पूर्ण रूप से जैविक है। और जो उससे उत्पाद मिलेगा, जो उससे उत्पाद निकलेगा और उस उत्पाद का जो मूल्य मिलेगा, जो नॉर्मल या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो केमिकल वाली खेती है उसके उत्पाद से और इसके उत्पाद में जो मूल्य का अंतर है वो कम से कम 2 गुना से 3 गुना है। इसका मतलब कि युवा चाहे स्टार्टअप के माध्यम से कृषि में आ सकते हैं या जैविक खेती के माध्यम से आ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे खेती की जो लागत है उसको कम किया जा सके और आय को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें युवा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग चाहिए कि इन बातों को ग्राउंड लेवल पे आप बता सकें, उतार सकें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ पहुंचा सकें। डॉक्टर प्रवीण की बात को आगे बढ़ाते हुए अदिति जी देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक जैविक खेती हम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये जो परंपरागत खेती से हम करते आए हैं, पुराने लोगों के लिए ये बड़ा ही मुश्किल होता है कि हम पंजीकरण कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, हम नॉमिनेशन का फॉर्म कैसे भरें, किस तरह से। और युवाओं के लिए ये चीज़ें बहुत ही आसान है। आज आप किसी भी बच्चे को जो कंप्यूटर या मोबाइल से एजुकेटेड है, जो एंड्रॉयड फ़ोन या उसको यूज़ करना चाह रहा है, ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, आपको कुछ भी नहीं करना। तो जो पुराने तरीके से जो खेती करते आए हैं उनके लिए जो मुश्किल है, वहाँ युवा अपने इंटरवेंशन से, अपने छोटे से काम से इस तरह को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको पुराने लोगों का अनुभव भी चाहिए और जो युवा है उनके, देखिए युवाओं का यही तो एक खास बात है ना कि किसी भी नई चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। उनके लिए ये सारी चीज़ों को, इस प्रक्रिया से जाना, रजिस्ट्रेशन कराना, नामांकन कराना, ये सब बहुत ही उनके लिए आसान है। इसलिए हमें पुराने लोगों के साथ में, पुरानों लोगों के अनुभव के साथ में हमको युवाओं की शक्ति भी चाहिए, ताकि जो सपना प्रधानमंत्री महोदय और हम सब लोग जो आत्मनिर्भर भारत का देख रहे हैं उसको साकार कर सकें।
बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बात कही है डॉक्टर कपिला ने कि जिस तरह से हमें पहले के लोगों का अनुभव चाहिए, वैसे ही हमें आधुनिक युवाओं का साथ भी चाहिए। तभी तो हम खेती किसानी को एक मजबूती प्रदान कर पाएंगे, और जब खेती किसानी का क्षेत्र मजबूत होगा, निश्चित तौर पर हमारा जो देश है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता ही जाएगा। और इसमें हमारे जो देश के युवा हैं, दीक्षा जी जैसे जो छात्र हैं, जो कृषि शिक्षा से जुड़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। दीक्षा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आप लगातार कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। अब आपसे जानना चाहूंगी कि जो डिजिटलीकरण हो रहा है, आधुनिक खेती बन रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपके परिवार में भी पहले किसानी से जुड़े हुए थे, अब इसमें आपने किस तरह का बदलाव देखा है आधुनिकीकरण से और किसानों को, जो युवा किसान है, उनके जुड़ने से? जी, तो ऐसा था कि शुरुआत में ऐसा होता था कि आपको बीज लेने जाना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइन लगती थी, इंतज़ार करना पड़ता था कि बोर्ड में आया है बीज की नहीं। अब आप ऑनलाइन पोर्टल में जाके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ये बीज मिल रहा है, कौन सी वैरायटी का मिल रहा है और कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है जी। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि जो पहले जैसे आजकल का युवा बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें ऑनलाइन लेता है, ऑनलाइन बहुत रहता है, यूट्यूब में है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो युवा तक ही मतलब पहले के जो अपने लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनका जो नॉलेज था उन तक ही रह जाता था, तो वो आगे नहीं जा पाता था। अब वो युवा जो कि यूट्यूबर्स बने हैं, वो उन लोगों के पास जाते हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उनको ले रहे हैं, वो और जगह भी फैला रहे हैं, जिससे कि वो वैसी जगह जो वहाँ पे है और उनकी कंडीशन सेम है तो वहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले के किसानों के जो अनुभव हैं वो साझा करने में भी बहुत ही हमें मदद मिल रही है, उनके अनुभव हमें मिल रहे हैं, और इसमें भी जो हमारे युवा हैं, एक हम कह सकते हैं कि जो धागा बने हुए हैं कि उनकी बात हम तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे युवाओं के लिए देखिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। लगातार मैं ये बात कह रही हूँ कि कृषि का क्षेत्र आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। पलायन को रोकिए, ग्रामीण क्षेत्र में रुकिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान आप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी पहल आपको यहाँ करनी होगी। डॉक्टर कपिला का मैं एक बार फिर यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। बात हुई यहाँ पर हमारी प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की। पहले बहुत सालों पहले तक की जाती थी, लेकिन फिर इसको रोक दिया गया, लोग नहीं अपनाते थे। अब फिर से इसका दौर आ गया है, लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। युवा भी हम काफ़ी देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे युवा इस क्षेत्र में भी जो अपना रोजगार है, अपना जो व्यवसाय है वो बना सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अदिति जी, आपने बताया एक तो हमारा देश बहुत ही वृहद देश है, विशाल देश है जी, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जी। आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि जो 100 रुपये के मतलब किलोग्राम से कोई चीज़ ले, और अगर उसके ऊपर ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन है, तो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जो उसकी क्वालिटी को देखकर उसको 500 रुपये किलो भी लेने को तैयार हैं, खरीदने को तैयार हैं। अब यहाँ जो युवा है उसको देखना होगा कि मेरा कंज्यूमर कौन है, मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ या मेरा जो एंटरप्राइज है। तो आप देख लीजिए ना, जितनी भी अच्छी ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ें बहुत हाई वैल्यू होने के बाद भी, हाई प्राइस होने के बाद भी उनकी शॉर्टेज है जी। आप ये देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले मान लीजिए अगर किसी युवा एक ग्रुप का उदाहरण लें, तो किसी गांव में, कस्बे में, किसी छोटी जगह में मान लीजिए 8, 10, 12 लोग आपस में जुड़कर ये सबसे पहले ये तय करें कि हमारे यहाँ पर क्या चीज़ संभव है। अगर अपन पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों की बात करें और हम कहें कि हमें 100% ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चाहिए या जैविक उत्पाद चाहिए, तो ये थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं होगा। तो यहाँ के किसानों या यहाँ के जो एंटरप्राइज वाले लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स का अलग टारगेट होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक और जैविक के को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप पहले उन साइट्स को टारगेट करिए जहाँ से आपको ऑर्गेनिक खेती आप कर सकते हैं जी। वो साइट आपने टारगेट कर ली, उसके बाद वहाँ पे आपको कौन कौन से इंट्रोड्यूस करने हैं या ऑलरेडी जो जहाँ हो रहे हैं, उसके बाद आपको एक पूरी मार्केटिंग चेन और लास्ट तक आपको यानी कि आपके कंज्यूमर तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा जी। और ये युवा शक्ति कर सकते हैं। वो लोग मार्केट सर्वेस करके पता लगा सकते हैं, और उनका मेन काम ये होगा कि कंज्यूमर को प्रोड्यूसर से लिंक करने का। इसके लिए ही FPOs हैं। तो इसके लिए इसमें और इनमें दोनों को फ़ायदा है।
एक तो प्रोड्यूसर को अच्छी मांग मिल रही है, अच्छी उनका, और कंज्यूमर है उनको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए अगर आप एक परंपरागत तरीके से, मान लीजिए कोई छोटा किसान है, कहीं किसी रिमोट एरिया में रह रहा है, उसके लिए ये सब एक्सप्लोर करना और उसको मटेरियलाइज करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम एक वैल्यू चेन जोड़ लें कि ये प्रोडक्ट्स, और कुछ किसानों ने ऐसा किया भी है, बहुत सारे उदाहरण है। दिल्ली के आसपास के एक अशोक धामा जी हैं, अभिषेक धामा जी, तो इन्होंने इंजीनियरिंग की, इन्होंने बीटेक के बाद में इनको लगा कि घर में कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, तो इनको लगा कि आजकल हमें जो मिल रहा है खाना वो सही नहीं है। उन्होंने दिल्ली एनसीआर में अपने ऑर्गेनिक फार्म्स प्रोड्यूस किए, उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, एपिडा से और इन सब जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनसे सर्टिफाई होता है, और नॉर्मल प्रोड्यूस से उनका 3 to 4 टाइम्स प्राइस में जाता है और एडवांस बुकिंग होती है। अभी हमारे यहाँ पर किसान दिवस जब था 23 दिसंबर को, तो हमारे यहाँ पे इनोवेटिव पूसा संस्थान में ही इनोवेटिव फार्मर्स कॉन्क्लेव नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसमें ऐसे सभी किसान, तमाम किसान, अलग अलग फील्ड्स के, जो अलग अलग अपने क्षेत्रों में जिन्होंने लीग से हटकर जो काम किया, तो अभिषेक धामा जी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बीटेक करके युवा होकर अब उन्होंने अपना और आगे ऑर्गेनिक के ही प्रोड्यूस में, अब वो क्या करते हैं, पूरे देश से जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट्स हैं वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से युवाओं को आगे आना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। जितनी भी स्कीम्स का हमने बताया, सरकार का कितना भी प्रोत्साहन हो, लेकिन जब तक हम खुद आगे ना बढ़ के और एक टारगेटेड और प्लान स्ट्रेटजी से, ऐसे नहीं कि आज अगर जैविक और ऑर्गेनिक का बहुत चल रहा है तो हम कल से ही खेत को पूरा जैविक कर दें, तो सिस्टमैटिक तरीके से जैविक, और इसके अलावा मतलब केमिकल्स को यूज करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जुडिशियस यूज अगर आप करें और उन प्रोडक्ट्स में उनका लेवल बता दें कि भाई ये इस तरह के, क्योंकि जितने भी कंसाइनमेंट्स होते हैं उसमें देखा जाता है कि इसके बियॉन्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप लेबल पर ये लगाते हैं कि इतना इसमें ये चीज़ है, तो हर कंज्यूमर, क्योंकि आजकल कंज्यूमर भी बहुत अवेयर हो रहे हैं, उनको भी क्वालिटी प्रोड्यूस चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सारा काम जो है इसमें युवाओं को आगे आकर अपनी विशेष भागीदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए और संभावनाएं हैं यहाँ पर, और उदाहरण के साथ ही हमारी विशेषज्ञ ने हमें इसके प्रति जागरूक किया है। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर प्रवीण का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर प्रवीण, हमने बताया हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को कि वो कृषि शिक्षा से जुड़ सकते हैं, लेकिन जैसे अभिषेक धामा जी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि बीटेक की पढ़ाई की फिर खेती किसानी में आए, तो ऐसे हमारे बहुत से युवा हैं जो अन्य क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन वो भी कृषि के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं यहाँ पर जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे मैं शुरुआती दौर में ही बोला था कि कृषि शिक्षा में जो विद्यार्थी मतलब कृषि शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी संभावनाएं हैं, और जो शिक्षित नहीं है, कृषि की उनकी मतलब कोई विषय नहीं रहा हो पूरे दौरान पढ़ाई के, तो वो भी जुड़ सकते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे जैसे, और इससे जुड़ने के लिए हमारे संस्थान द्वारा या जो काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे जैसे संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उससे जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उससे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर एक अलग से कृषि में प्रशिक्षण भी दिया जाता है, साथ ही साथ उसमें 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो आप उससे लेकर के और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। रोजगार से और भी मुझे बहुत सी चीज़ें, क्योंकि संभावनाओं की जब बात आती है तो बहुत सी चीज़ें याद आती हैं कि कैसे यूथ को अट्रैक्ट किया जाए। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण है एरिया जिधर हमारे युवा जुड़ सकते हैं वो है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन का। जैसे हमारे संस्थान में बहुत सी प्रजातियां निकाली जाती हैं, गेहूं की, धान की, सब्जियों की, दलहनी फसलों की, साथ ही साथ आपकी ऑयल सीड की। तो इन प्रजातियों को किसान पूरी तरीके से अपने खेतों में उपजाकर सीड, क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर सकता है। उसके लिए बहुत ही सरल तरीका है, आप हमारे संस्थान से जुड़िए, हमारे यहाँ एक जेटीएम बीपीडी यूनिट है, आप वहाँ पे आएँ,
वहाँ से वैज्ञानिक हैं, वहाँ पे संपर्क करें। संपर्क करने के बाद वो आपको बताएंगे, एक बाकायदा लिस्ट देंगे आपको कि क्या क्या तकनीक है हमारे संस्थान की जिसको आप जिसका लाइसेंस ले सकते हैं और इसका कमर्शियल आप प्रयोग कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब बृहत रूप में आप इसको उपजा करके और किसानों को बेच सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको गेहूं का बीज लेना होगा, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान के JTM BPT यूनिट पे आएँ, वहाँ पर जो भी प्रजातियाँ होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। इसके बाद आप उसका अपने खेतों में मल्टीप्लिकेशन करिए और आपको पूरी राइट दी जाएगी कि आप उस बीज को अपने हिसाब से आप बेचें। साथ ही इसमें एक बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि आप प्रशिक्षण की बात की, तो ये करने से पहले ज़रूर आप एक प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण लेने से ये फायदा होगा कि आपको तरीका पता चलेगा कि बीज को कैसे उत्पादन करना है, उसमें समय समय पर किन बातों का ध्यान देना है ताकि आपका जो बीज हो वो क्वालिटी हो। और साथ ही साथ एक बार उत्पादन हो गया तो आप या तो खुद आप अपना प्रसंस्करण जो प्लांट है वो लगा सकते हैं, या आप के आसपास जहाँ पर कि सीड प्रोडक्शन या सीड का प्रसंस्करण किया जाता है वहाँ पर ले जा करके उसकी क्वालिटी और दुरुस्त कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको आप सेल कर सकते हैं। तो चाहे आप कृषि शिक्षा से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं हमें कृषि से जुड़ना चाहिए तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ, हमारे संस्थान से या देश में, जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से आप कृषि विश्वविद्यालय है, वहां से जुड़कर आप जानकारी पूरी की पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं और कृषि के क्षेत्र में जो रोजगार है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अपने कदम बढ़ाएंगे आगे। सरकार भी और कृषि के क्षेत्र से जुड़े जो भी वैज्ञानिक हैं आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस अब आपको आगे बढ़ना है, कृषि के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देना है। हमारे युवाओं को अब जागरूक हो जाना है। बिल्कुल इसी जागरूकता के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आया, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में युवाओं की भूमिका के बारे में। जी हाँ, युवाओं के लिए इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। कैसे हमारे युवा इससे जुड़ सकते हैं, ये भी हमारे विशेषज्ञों ने बताया है। जी हाँ, कृषि क्षेत्र की छात्रा दीक्षा जी हमारे साथ उपस्थित है। आइए उनसे उनके अनुभव और उनके संदेश के बारे में जान लेते हैं, जिससे वो प्रेरित कर सके हमारे सभी दर्शकों को। क्या कहना चाहेंगी दीक्षा जी आप? युवा के लिए बहुत ज़्यादा इसमें अवसर है कि वो या तो विषय के तौर पे ले या तो उसको अपनी एक एम्प्लॉयमेंट के तरीके से ले। जैसे कि देश में पहले से ही बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट आप खुद तो एम्प्लॉय होंगे ही, साथ में औरों को भी एम्प्लॉय करने की क्षमता रखते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। और भी बहुत सारे प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से आप और पैसा जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ला सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोड्यूस होगा, क्वालिटी प्रोड्यूस होगा, तो उसको और प्रीमियम प्राइस पे बेचा जा सकता है, उससे आमदनी बढ़ेगी आपकी जी। तो अंत में ये बोलूँगी, इसकी कोई सीमा नहीं है कि युवा कहाँ तक यहाँ पे आगे जा सकता है, बस आना ज़रूरी है। और
जैसे कि आपने भी बोला है कि जब युवा इसके साथ जुड़ेगा, कृषि के साथ, तो कृषि के साथ तकनीक जुड़ेगी और जब तकनीक जुड़ जाएगी तो देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए युवा का आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहल तो आपको ही करनी होगी यहाँ पर। हम तो आपको यहाँ पर सिर्फ जागरूक करने का काम कर सकते हैं और हमारे वैज्ञानिक आपके सहयोग के लिए भी परस्पर तैयार रहते हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपसे राय लेना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं को? बस मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि कृषि में संभावनाएं अनंत हैं। बस आपको एक कदम बढ़ाना है और हमें भी ज़रूरत है आप जैसे होनहार युवाओं की, ताकि कृषि की उत्पादकता को और बढ़ाया जा सके और कृषि को और नए आयाम दिया जा सके। बिल्कुल, युवाओं को की ज़रूरत है कृषि के क्षेत्र को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो इसके लिए अब युवाओं को ही आगे बढ़कर आना होगा। पलायन को रोकिए, ग्रामीण क्षेत्र में रुकिए और खेती किसानी में कुछ अलग करके दिखाइए। देखिए, आप भी लिख डालेंगे अपनी सफलता की एक अलग ही दास्तान। ले लेते हैं आखिरी टिप्पणी डॉक्टर कपिला शेखावत जी से। क्या कहेंगे हमारे देश के युवाओं को मैम आप? अदिति जी, आत्मनिर्भर भारत का तो लक्ष्य 2047 का है, लेकिन एक और लक्ष्य है हमारे सामने कि आत्मनिर्भर हमें बनना है दलहन और तिलहन के क्षेत्र में वर्ष 2030 तक। तो इस आत्मनिर्भरता को हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमको ये देखना होगा कि एग्रीकल्चर में हमारे कमी कहाँ है। डॉक्टर प्रवीण ने सीड की बात की। इस लक्ष्य के लिए 166 लाख से ज़्यादा सीड हब्स बनने हैं। इनके लिए क्वालिटी सीड प्रोडक्शन कैसे होगा? तो या तो आप परंपरागत तरीके से खेती करते रहें, एमएसपी बढ़ाने का सरकार पे प्रेशर डालते रहें और मौसम की मार झेलते रहें, या फिर तकनीक के साथ इसको जोड़ के हम एक अलग आत्मविश्वास और सुदृढ़ सोच और पॉलिसीज और योजनाओं के साथ में इसको आगे बढ़ें। कृषि में युवाओं का आना वैकल्पिक नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, अनिवार्य है। अगर उस खेती को हम उस स्तर तक देखना चाह रहे हैं जहां हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर तिलहन और दलहन के क्षेत्र में। फर्टिलाइजर्स की बात करिए आप, इतनी ज़्यादा सब्सिडी हम देते हैं और पता नहीं हम आगे कितने समय तक दे पाएंगे। ऑल्टरनेटिव्स हमको खोजने ही पड़ेंगे, चाहे नैनो फर्टिलाइजर्स के संदर्भ में है। युवाओं में एक और जो सबसे बड़ी बात है वो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा होती है। अब बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में आप चले जाइए, नैनो हर्बिसाइड्स हैं, बायो हर्बिसाइड्स हैं और ऐसे कितने ही वैकल्पिक जो हैं हमारे व्यवसाय हो सकते हैं। तो सिर्फ कृषि नहीं, कृषि आधारित व्यवसायों को भी आप देखें। हर क्षेत्र में युवाओं की आवश्यकता है। मेरा यही आह्वान है, देश के लिए समर्पित हो और खेती में अधिक से अधिक आएं। बिल्कुल, देश के लिए समर्पित हो और खेती के क्षेत्र से अधिक जुड़े हमारे जो देश के युवा हैं। तो निश्चित तौर पर जो लक्ष्य रखा गया है दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का, हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने का, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। और लगातार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो, दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ाने में हम यहाँ पर सफल हो पाएंगे। बस हमारे देश के युवाओं को अब जागरूक होना है, जो हो भी रहे हैं, काफी हमने बदलाव देखा भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारा जो वर्ग है रह गया है जिसको भी जागरूक होना है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप भी इसके प्रति जागरूक हुए होंगे। आपको भी लगा होगा कि कृषि का क्षेत्र बहुत ही बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ है, अब इसमें हमें भी कुछ करके दिखाना है। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी और जिन्होंने जानकारियां दी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर सभी उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे कृषि के क्षेत्र में युवाओं की क्या भूमिका है, किस तरह से वो इस क्षेत्र में बदलाव लाने में सक्षम हो सकते हैं, इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने चर्चा कर ली, विचार विमर्श कर लिया। ये तो हो गई हमारे आज के कार्यक्रम की बात, लेकिन अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके मन में, तो निश्चित तौर पर आप हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी विचार विमर्श 08@gmail.com। इस पर आप अपने जो भी सवाल है, जो भी सुझाव है, वो हमें भेज सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारा ये जो कार्यक्रम है दोबारा देखना चाहते हैं, तमाम जो जानकारियां हैं पुनः हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार